हाय, वेलकम टू स्टडी आयक्यू. स्टडी आयक्यू मध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. माझे नाव राकेश गवालरे आणि आजचा हा व्हिडिओ मध्ये आपण बघून घेणार 16 सप्टेंबर 2021 ते 30 सप्टेंबर 2021 पर्यंत महाराष्ट्र विशेष करंट अफेयर. हमेशा की तरह सारा डेटा मराठी में है और एमसीक्यू के माध्यम से मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है. मग पहिला प्रश्न तुमच्या समोर आहे. मराठवाडा मुक्ती दिनानिमित्त मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे यांनी डॅश येथे वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्याची घोषणा केली. तो आपको पता होगा कि मराठवाड़ा पहले आजादी से पहले ये किसका पार्ट था? हैदराबाद संस्थान का पार्ट था. और वहां का जो निजाम था मीर उस्मान अली, वो ये चाहता था कि हैदराबाद संस्थान या तो एक इंडिपेंडेंट देश रहे या फिर वो पाकिस्तान ज्वाइन करना चाहता था, जिसके लिए फिर हमारे यहां पर काफी आंदोलन चलाए गए और फिर ऑपरेशन पोलो के माध्यम से पूरा हैदराबाद संस्थान भारत का हिस्सा बना. ये हम सब जानते हैं. तो 17 सितंबर 1948 को जो हैदराबाद है उसका विलय हुआ किसके साथ? हमारे भारत के साथ. तो ये जो डेट है ये भारत के लिए और हमारे महाराष्ट्र के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो मराठी स्पीकिंग एरिया था मराठवाड़ा, वो वाला पार्ट हमारे महाराष्ट्र को मिला. और आपको यह भी पता होना चाहिए कि मराठवाड़ा में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं. औरंगाबाद, बीड़, हिंगोली, जालना, लातूर, नांदेड़, उस्मानाबाद और परभणी. तो इसका ये जो डे सेलिब्रेट किया गया 17 सितंबर को, उस दिन हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने बहुत सारी घोषणाएं की मराठवाड़ा के लिए. उसमें ये भी एक इंपॉर्टेंट घोषणा थी, वो ये थी कि परभणी में एक वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापित किया जाएगा. आइए हम मैप में भी मराठवाड़ा को लोकेट कर लेते हैं ताकि आपको एक आइडिया रहे. और मैं आपको बता दूं, आपको एक सजेशन देता हूं कि आपको बार बार भारत का और महाराष्ट्र का मैप देखना चाहिए, क्योंकि मैप अगर आप देखेंगे तो उससे आपके बहुत सारे सब्जेक्ट, ज्योग्राफी से लगा के हिस्ट्री तक बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है. तो हम अगर इसको जूम करेंगे, ये गूगल मैप है, ये है नांदेड़, और इधर आप देखेंगे ये है औरंगाबाद, और इसके अलावा ये है तेलंगाना में हैदराबाद है, तो ये हैदराबाद संस्थान का पार्ट था. परभणी, नांदेड़, जालना, ये सारा का सारा किसके अंडर में आता था? हैदराबाद संस्थान के. तो ये आपको आइडिया होना चाहिए. आगे बढ़ते हैं. लठपणा आणि मधुमेह यांचा निकटताचा संबंध असून त्याबाबत नागरिकांना अद्याप पुरेशी माहिती नाही. डॅश राज्य सरकारच्या मदतीने या संदर्भात विविध उपक्रम आयोजित करेल. तो आपको पता होगा कि जो मोटापा होता है उसका और डायबिटीज का बहुत ही करीब का संबंध होता है, क्योंकि जो मोटे लोग होते हैं खासकर उन्हें ही डायबिटीज देखा गया. और इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक उस समय देखने को मिला जब ये कोरोना आया. इस कोरोना में ज्यादातर उन लोगों की मौत हुई जो कि मधुमेह यानी डायबिटीज से पीड़ित थे. तो सरकार ये चाहती है कि डायबिटीज और मोटापे को लेकर लोगों में एक अवेयरनेस फैलाई जाए, क्योंकि ऐसा नोटिस किया गया कि जिनको भी डायबिटीज होती है उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी जो रोग आते हैं उसको रेसिस्ट करने की जो पावर होती है वो काफी कम होती है. तो अगर इस मोटापे को कम किया जाए तो डेफिनेटली उससे मधुमेह यानी डायबिटीज को भी कंट्रोल किया जा सकता है. और अगर डायबिटीज कंट्रोल हो जाता है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो बढ़ जाती है इंसान को. तो इसको लेकर हमारी जो सरकार है वो ये चाहती है कि उपक्रम चलाया जाए, लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाए. तो उसके लिए लेप्रो ओबेसिटी सेंटर ये प्रयास करेगा. अब ये लेप्रो ओबेसिटी सेंटर क्या होता है? इसमें यह देखा जाता है कि व्यक्ति में मोटापा कितना है, उसकी टेस्टिंग की जाती है, उसके अंदर फैट कितना है, और उससे निपटने के लिए फिर उसका ट्रीटमेंट वगैरह किया जाता है. तो इसके लिए बहुत सारे लेप्रो ओबेसिटी सेंटर्स हैं. तो ये जो लेप्रो ओबेसिटी सेंटर्स हैं ये क्या करेंगे? इसके लिए अभियान चलाएंगे, विविध प्रकार के उपक्रम चलाएंगे ताकि लोगों में अवेयरनेस फैले और इस प्रकार की कोई बीमारी अगर बाद में आती है या फिर अभी ये जो कोरोना बीमारी चल रही है इससे बचा जा सके, इसके जो इफेक्ट हैं उसको कम किया जा सके. तो अगले प्रश्न पर आते हैं. मधुमेह तज्ञ व कोरोना कृती दलाचे सदस्य डॅश यांना शिक्षक दिनाच्या निमित्ताने इंडियन मेडिकल असोसिएशनचा
वतीने नॅशनल अकॅडमिक एक्सलन्स पुरस्काराने दिल्ली येथे गौरवण्यात आले। आपने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का नाम सुना होगा, IMA, बीच में काफी न्यूज में भी था। ये एक वॉलेंटियर संस्था है जिसमें जितने भी ये जो MBBS वाले या जो एलोपैथिक जो डॉक्टर्स होते हैं उनका एक एसोसिएशन बना हुआ है, उनका संगठन बना हुआ है। तो एक हमारे डॉक्टर हैं, उनका नाम है डॉक्टर शशांक जोशी। इन्होंने कोरोना के समय काफी अच्छा काम किया और इनके अच्छे काम की सराहना फिर किसने की? IMA ने। और वो किस तरह से की? तो इन्हें एक अवार्ड दिया, उस अवार्ड का नाम है नेशनल एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड। किन्हें दिया गया? डॉक्टर शशांक जोशी जी को दिया गया। ये मैंने उनका फोटो डाला है और IMA ने ये दिया इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में। इतना आपको डेटा पता होना चाहिए। अगले प्रश्न पर आते हैं। फिर एक और प्रश्न है, मराठवाडा मुक्ती दिनानिमित्त मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे यांनी डॅश या जिल्ह्यात 200 मेगावाट सौर ऊर्जा निर्मिती प्लांट शुरू करण्याची घोषणा केली। तो डेफिनेटली ये पूरे मराठवाड़ा में इस तरीके के जो 200 मेगावाट सौर ऊर्जा के प्लांट है वो लगाए जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें नांदेड़, परभणी, औरंगाबाद इसका आंसर नहीं है, क्योंकि पूरे मराठवाड़ा में इस तरीके के प्लांट लगाए जाएंगे जिसमें सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे। फोटो सेंसिटिव प्लेट्स होती है वो, जिनसे क्या जो सूरज की एनर्जी होती है वो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, ये आप जानते होंगे। मग पुढचा प्रश्न बघा, साहित्य अकादमी तर्फे 2020 चे अनुवादासाठीचे पुरस्कार मराठीतील अनुवादासाठी डॅश आणि संस्कृत मधील अनुवादासाठी डॅश मानकरी ठरल्या आहेत। तो देखिए, अनुवाद किया जाता है यानी एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में। अब देखिए, जर्मन भाषा में कोई मान लीजिए ग्रंथ लिखा हुआ है और उसको मराठी में कन्वर्ट करना है, तो मराठी में कन्वर्ट करने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसे जर्मन भाषा का भी और मराठी भाषा का भी नॉलेज हो, क्योंकि तभी वो पॉसिबल है, क्योंकि वो उसको उसमें से अंडरस्टैंड करेगा और फिर क्या करेगा, इसमें मराठी भाषा में कन्वर्ट करेगा। तो ऐसे दो अनुवादक, लेखक टाइप जिन्हें बोल सकते हैं, उन्हें साहित्य अकादमी का 2020 का पुरस्कार मिला है। कौन सा? मराठीतील अनुवादासाठी आणि संस्कृत मधील अनुवादासाठी, यानी इन दो भाषाओं में इन्होंने कन्वर्जन किया। और इन दोनों के नाम आपको पता होना चाहिए। इन दोनों के नाम है सोनाली नांगुड़ आणि डॉक्टर मंजुषा कुलकर्णी। इन दोनों को यह पुरस्कार मिला है। साहित्य अकादमी का 2020 का अनुवाद वाला पुरस्कार प्राप्त हुआ है। एक को किसके लिए? मराठी में अनुवाद करने के लिए, और दूसरे को संस्कृत में अनुवाद करने के लिए यह अवार्ड प्राप्त हुआ है। तो ये दोनों के नाम आपको पता होना चाहिए, सोनाली नांगुड़ व डॉक्टर मंजुषा कुलकर्णी। पुढचा प्रश्न बघा, साहित्य क्षेत्रातील अमूल्य योगदानाबद्दल दिली जाणारी साहित्य अकादमीची फेलोशिप लेखक डॅश यांना जाहीर झाली। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं। एक फेलोशिप दी जाती है, साहित्य अकादमी फेलोशिप, और ये दी गई है किन्हें? डॉक्टर भालचंद्र नेमाड़े। ये हमारे मराठी साहित्य के बहुत बड़े लेखक हैं। इन्होंने मराठी साहित्य में अच्छी अच्छी बुक्स लिखी हैं और इन्हें ये फेलोशिप इस बार की प्रदानगी की गई है। साहित्य क्षेत्र में अमूल्य योगदान इन्होंने दिया है, और वो भी कौन से साहित्य में? मराठी साहित्य में। तो इसका आंसर है डॉक्टर भालचंद्र नेमाड़े जी। पुढचा प्रश्न बघा, गिरीप्रेमी संस्थेचे गिर्यारोहक पवन हाडोले, डॉक्टर सुमित मांडले आणि विवेक शिवडे यांनी यशस्वीरित्या कोणत्या शिखरावर चढ़ाई केली आहे? अब देखिए, गिरी प्रेमी एक संस्था है पुणे में। इसके बारे में पहले के करंट अफेयर्स में भी मैं काफी बता चुका हूं। जो क्या करती है, ये जो लोग पहाड़ पे चढ़ते हैं उनको गाइड करती है कि आपको किस तरीके से पहाड़ पे चढ़ना चाहिए, उनको ट्रेनिंग प्रदान करती है। तो यहाँ के ये 3 और गिर्यारोहक हैं, पवन हाडोले, डॉक्टर सुमित मांडले आणि विवेक शिवडे। इन तीनों ने एक शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है, और वो नंदावन, मंदावन, धौलाधर वन, इसमें से इसका आंसर है मंदावन। नंदावन ना लगाना। इन्होंने रिसेंटली इसके ऊपर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है, और ये मंदावन आपको देखने को मिलेगा उत्तराखंड में। तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। और इन्होंने किस संस्था के मार्फत ट्रेनिंग ली थी? तो उस संस्था का नाम है गिरी प्रेमी संस्था। इन तीनों के नाम भी आपको पता होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, ये जो गिरी प्रेमी संस्था है
इससे बहुत सारे जो लोग हैं ट्रेनिंग लेकर सफलतापूर्वक बहुत सारे पर्वतों की चढ़ाई कर रहे हैं। पहले के करंट अफेयर में भी ये काफी आ चुका है, काफी ये न्यूज में रहा है, तो इसके ऊपर प्रश्न बनने की संभावना है। पुढचा प्रश्न बघा, पुणे ते सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, बारामती, लोणावळा, अहमदनगर यांसह सगळ्या ब्रॉड गेज मार्गावर किती डब्यांची मेट्रो सेवा एसटीचं तिकीट दरात सुरू करण्याची योजनाची घोषणा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यांनी केली? मग याचं उत्तर आहे 8 डब्यांची। अब देखिए ये लोकल ट्रेन कहां से कहां पर चलने वाली है, तो ये इसको हम मैप में लोकेट कर लेते हैं। ये है हमारा महाराष्ट्र और पुणे से ये लोकल ट्रेन शुरू होगी। तो ये कहां कहां चलेगी ये भी मैं आपको बता दूं। ये वाला जो एरिया है कहां कहां, ये पुणे है और इधर अगर आप आएंगे सातारा और यहीं पर आपको देखने को मिलेगा कोल्हापुर, सोलापुर, ये सारी जगह को ऐसे होते हुए इसी में अहमदनगर भी इंक्लूड है। इस तरह से यहां से इस तरह से क्या चलेगी, लोकल चलने वाली है। इसकी घोषणा किसने की है? इसकी घोषणा की है नितिन गडकरी जी ने, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। और ये 8 डिब्बों की इस तरह से लोकल चलाई जाएगी कि उसका जो किराया है, उसका जो भाड़ा है वो कितना रहेगा, हमारे यहाँ जो एसटी बस चलती है उनके बराबर रहेगा, ताकि जो आम लोग हैं, सामान्य जो जनता है, उनको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो इस प्रकार की ये घोषणा की गई है। अगर इस प्रश्न को आप देखेंगे तो यहां पर ये सारा डेटा आप अगर याद रख लेंगे तो अच्छी बात है। पुणे के आसपास ये चलाई जानी है। पुणे ते सातारा, सांगली, कोल्हापुर, सोलापुर, बारामती, लोणावळा, अहमदनगर, इन सब जगह में 8 डिब्बों की क्या चलने वाली है, मेट्रो शुरू की जाने वाली है, जिसका किराया कितना होगा, एसटी के बराबर होगा, ताकि लोगों को सुविधा रहे। पुढचा प्रश्न बघा, अलीकडेच गुलाब चक्रीवादळ महाराष्ट्राला धडकला आहे, तो कुठून तयार झालं? अब ये गुलाब चक्रीवादळ क्या, आपने चक्रीवादळ के बारे में सुना होगा। इसकी नेमिंग अलग अलग देश करते हैं, कभी पाकिस्तान करता है, कभी बांग्लादेश करता है, कभी इंडिया करता है। इसे चक्रीवादळ यानी इस तरह से ये चक्रीवादळ इस टाइप से होता है। इसमें अंदर केंद्र में क्या होता है, प्रेशर बहुत कम होता है, बाहर बहुत ज्यादा होता है, और ये जहां जहां जाता है वहां पर बारिश करता है। इसके अलावा हवाएं चलती है तेज और इससे काफी नुकसान होता है। तो ये जो गुलाब चक्रीवादळ है ये कहां पर उठा था, बंगालचा उपसागर यानी बंगाल की खाड़ी में, या फिर अरबी समुद्र में, या फिर दक्षिणी चीन समुद्र में? तो इसका आंसर है बंगाल का जो खाड़ी है, बंगालचा उपसागर, वहां पर ये उत्पन्न हुआ था। इसको अगर आप मैप में लोकेट करना चाहें तो यहां पर कर सकते हैं। यहां पर ये देखिए, ये है बंगाल की खाड़ी, ये है अरबी समुद्र, ऑब्वियसली दक्षिण चीन सागर तो इधर है ही नहीं, और ये पूरा का पूरा हिंद महासागर माना जाता है। तो यहां से इस एरिया से बंगाल की खाड़ी से उठकर या आंध्र प्रदेश को टकराते हुए, तेलंगाना से होते हुए इसने हमारे महाराष्ट्र को भी टकराया और इसे भी काफी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। पुढचा प्रश्न बघा, यंदाचा शांती स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिळाला आहे, यानी इस बार का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किन्हें दिया गया है? तो इसका आंसर है डॉक्टर अनीश घोष आणि डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव। और इसमें से ये जो व्यक्ति हैं डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव, ये काम करते हैं किसमें, आईआईटी मुंबई में, आईआईटी बॉम्बे में। तो आईआईटी बॉम्बे में ये क्या है, प्रोफेसर हैं, इन्होंने काफी अच्छा काम किया साइंस में। इसके अलावा डॉक्टर अनीश घोष भी हमारे महाराष्ट्र से ही संबंधित हैं, और ये जो एस्ट्रोनॉमिकल एक्सपेरिमेंट है वो करते रहते हैं। इस वजह से इन दोनों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार इस बार का प्राप्त हुआ है। तो ये दोनों के नाम आपको पता होना चाहिए। यंदाचा शांती स्वरूप भटनागर पुरस्कार कोणाला मिळाला? मग याचा आन्सर आहे डॉक्टर अनीश घोष आणि डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।